Hi students, this is Shamal Kapadia here. I'm gonna teach you few chapters in physics, few in chemistry and maths as well, and some portion of bio also, right? And with my team, I have come up with this online teaching, or you can say video lecturing. And now I'm going to start with the chapter called gravitation, which is the first chapter in physics, right? So talking about the chapter called gravitation. Lovely simple chapter. Okay, you begin with the chapter. It all started with Newton. न्यूटन ने इतनी सारी चीजें डिस्कवर की है ना, उसने फिजिक्स को अलग ही मोड पे लेके आया है, राइट? जिसमें से ऐसा कहा जाता है कि उसके सिर पे वो एप्पल गिरा, उसको सब सोच आया. आई डोंट बिलीव इन ऑल दोस थिंग्स, बट स्टिल that's the first part which has been kept in the book of 10th standard science, right? It is said that whenever Newton was sitting under a tree, the apple fell on his head. उसने सोचा कि एप्पल सीधा नीचे ही क्यों गिरा? Why not left? Why not right? Why not in some other direction? Why always vertically downwards? Vertically downwards, these two words are very important. So that made him think कि कोई भी चीज हो दुनिया में, यस, वो हमेशा नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड पुल होती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब इट इज अ पुलिंग इफेक्ट बाय द अर्थ on any body. So कोई भी body है, it is attracted towards the center of the earth with a force, with a pull, with a weight. It's because of the weight of the body. अरे body का जो वजन है ना, वजन जिसको हम लोग बोलते हैं weight, and that weight is represented by W, and we have a formula of weight called M into G, mass into gravity. I call it as mg. अरे मग वो पीते हैं ना, मग. W is the weight, M stands for mass, and G stands for acceleration. This is how I write acceleration due to gravity. सिंपल बच्चों की लैंग्वेज में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट अ पुलिंग इफेक्ट बाय द अर्थ ऑन द बॉडी. दैट इज द फॉर्मूला एंड दैट इज व्हाट वेट इज डिपेंडेंट ऑन. न्यूटन ने उसके 3 लॉज दिए थे, 3 लॉज ऑफ न्यूटन. ओके, न्यूटन के जो 3 लॉज है ना, वो अपने टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, बट मैं एक ब्रीफिंग दे देता हूं. 9th स्टैंडर्ड में था. न्यूटन का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, it will remain in a state of rest, or if a body is in motion, it will continue to remain in a state of motion unless an external force comes and disturbs the body. तो अगर बॉडी रेस्ट में है, जब तक किसी ने कोई कांडी नहीं किया, बॉडी रेस्ट पे ही रहेगा, वो मूव नहीं होगा ऑन इट्स ओन अकॉर्ड. एंड व्हेन अ बॉडी मोशन में है, अगर बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी वो ही डायरेक्शन में, वो ही लाइन में मोशन में रहेगा अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको रोकता है. दिस इज न्यूटन का फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ क्या है न्यूटन का? इट इज बेस्ड ऑन मोमेंटम. न्यूटन का सेकेंड लॉ ऐसा है दैट फोर्स इज directly proportional to the rate of change of momentum, and it takes place, the momentum takes place in the direction of force. सिंपल बताता हूं यार, जब मैं क्रिकेट का, मेरे हाथ में बैट है, बल्ला है मेरे हाथ में, बॉल आ रहा है, मैं इस डायरेक्शन में मार रहा हूं बॉल को, राइट? सो कैन आई से मेरा जो मोमेंटम था, ओके, आई वुड रादर से मेरा जो फोर्स था वो ये डायरेक्शन में था, और जितना तेजी से मैंने मारा, यस, फास्ट, स्पीड, सो ऑब्वियसली बॉल का जो मोमेंटम है वो भी वही डायरेक्शन में गया. सो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, मेरा मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होता है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एंड न्यूटन का तीसरा लॉ था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन.
अगर मैं दीवार पे जोर से पंच मार रहा हूं तो दीवार भी मेरे उंगली, मेरे नकल्स पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. So if I am exerting, I am putting a force on the wall will also exert a force on my knuckles or my palm. Are you understanding? So these were three laws of Newton, not to be learned by heart, but yes, just I gave you a briefing. भाई पता होना चाहिए क्या है. Are you getting it? Yes, तो पता होना चाहिए, as I said, कि क्या थे. Now, there was another very important contribution which was given by Kepler, Johannes Kepler, right? न्यूटन के पहले there was a person called Johannes Kepler जिसने planets के बारे में काफी अच्छा स्टडी किया था. And he gave his again 3 laws called Kepler's law. उसके बाद, okay, Johannes Kepler was not able to give his 3 laws mathematically. मतलब वो प्रूव नहीं कर पाया था, उसने दिया था वो जो सच था, बट मैथमेटिकल जो डेरिवेशन, जो प्रूफ की जरूरत होती है, दैट वाज लेटर डन बाय न्यूटन. सो आई एम गोइंग टू कम बैक टू न्यूटन आफ्टर सम टाइम. तो मैंने न्यूटन से स्टार्ट किया, अभी थोड़ा हम लोग केपलर पे जाते हैं, फिर वापस न्यूटन पे जाएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस. सो नाउ इट ऑल बिगैन इन द 18th सेंचुरी. बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्लैनेट्स, ऑर्बिट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में वो लोग ने पढ़ना स्टार्ट किया था. यस, एंड वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन वाज मेड बाय सर केपलर. ही गेव केपलर्स लॉ. सो माय नेक्स्ट आंसर इज अबाउट 3 केपलर्स लॉ. Before I jump to the Kepler's law and I explain what the law is, always remember कि अगर एक कोन है, कोन खाते हो ना, आइसक्रीम का कोन, उसको मैं एक स्लैंट से कट करता हूं, मैं काट देता हूं उसको एक स्लैंट लाइन बना के, ओके, इन अ स्लैंटिंग मोशन, समथिंग लाइक दिस. ओके, आई विल गेट not a circle, but I'll get an elliptical figure, something like this. This is called an ellipse. Remember the name of this figure, like a oval shaped structure. We call it as an ellipse in maths. So when is this ellipse obtained? If I cut the base of the cone in some slanting position, either this way or this way or this way, मुझे ऐसा एक फिगर मिलेगा जब मैं ऊपर से देखूंगा उसको. ठीक है ना, इसको एलिप्स बोला जाता है. राइट, एलिप्स है ना, एलिप्स, उसके 2 एक्सिस होते हैं. ये मैं एक ब्रीफ दे रहा हूं क्योंकि केपलर्स लॉ के लिए मुझे इसकी जरूरत है. दिस इज कॉल्ड अ मेजर एक्सिस एंड दिस वर्टिकल इज कॉल्ड अ माइनर एक्सिस, जस्ट लाइक योर एक्स एंड वाई एक्सिस. And there are 2 foci. Now listen, what exactly do you mean by focus? सिंगल एक को फोकस बोलते हैं, 2 को फोकाई बोलते हैं. Let's say this is given by S1 and this is given by S2. So S1 and S2 are called foci. Now remember, ये ब्लू सरकमफ्रेंस पे तुम लोग कोई भी पॉइंट लो, लेट्स टेक द पॉइंट ए, जोड़ो AS2 AS1. जब मैं ऐड करूंगा, दैट इज AS1 प्लस AS2, लेट्स से मुझे इसका डिस्टेंस एक नाम देते हैं D. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, दोनों का एडिशन 10 होगा. ठीक है. टेक अनदर पॉइंट समवेयर एल्स. इधर लेते हैं B पॉइंट, जॉइन इट, BS1 BS2, एड इट, BS1 प्लस BS2. अगेन इफ यू मेजर, आंसर सेम आएगा. अगर BS1 2 सेंटीमीटर है तो BS2 8 होगा. Again the answer is 10 in my example. Last point, take a point out here. See, join it, this and this. CS1 plus CS2
again the answer will be the same. That means, can I say you take any damn point on the circumference of ellipse, connect it, join it to the two foci, the sum of the distances, sum addition of the two distances हमेशा सेम होंगे. Are you understanding that? ये है मेरा ellipse का concept. Okay, the concept on ellipse. How is it related to Kepler's law? Let's begin the show. केपलर भाई ने क्या बोला था पता है? उसने 3 लॉज दिए थे. लॉ नंबर 1. So I talk about the first law. Kepler's first law. What did Kepler say? Kepler ने बोला कि the planets, planetary जो motions है वो एलिप्टिकल पाथ में चलते हैं, सर्कुलर पाथ में नहीं चलते. नो. एंड ये जो दो में से एक फोकस है ना, ये इमेजिनेशन है, राइट? सन, अपना जो सन है, लाइज ऑन वन ऑफ द फोकाई. सो गाइस, दिस इज योर सन. So can I say sun is out here in my example at any one of the foci? मैंने उसको इधर लिया है. So can I say this is like your focal point, this first focus? ठीक है. And let's take an example of a planet called Earth. Earth is a planet. Earth इधर है as of now. तो ये है मेरा Earth. At position 1, position number 1 लेते हैं और position इसको नाम देते हैं ना A. So this is Earth at position A. If I join the center of the sun and the Earth, isn't this the distance between the Earth and the sun? Distance between the Earth and the sun. Okay, let's say 5 मिनट में 5 मिनट में अगर Earth ने स्वीप किया इधर से इधर तक, A to B, isn't this the area covered or area swept by the Earth in, let's say, some time interval t? 1 घंटे में, चलो ना यार. So in 1 hour or in some time interval, the area swept by the Earth is from A to B, right? ये एग्जाम्पल लेते हैं. तो केपलर का फर्स्ट लॉ एग्जैक्ट वर्डिंग्स में क्या बोलता है, राइट? इट सेज, केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट whenever there is a planet which is moving around the sun, its motion is elliptical and sun is supposed to be at the focus, at any one of the focus. बस ये लॉ नंबर 1 इतना ही है. बाकी का लॉ में मैं आगे बढ़ता हूं. So first point, Kepler's law number 1 is that exact words is the orbit of a planet, the orbit of a planet, okay, is elliptical around the sun, which is, and the sun is at any one of the foci, which is at any one of the foci. बस इतना ही है. फर्स्ट लॉ इतना ही बोलता है. सेकेंड लॉ ये स्वीपिंग का पार्ट बोलता है. सो इफ आई टॉक अबाउट लॉ नंबर 2, सेकेंड लॉ क्या बोलता है? दैट अगर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अर्थ ने A to B डिस्टेंस कवर किया है, हाँ, अर्थ ने सरकमफरेंस पे A to B डिस्टेंस कवर किया है, तो अगर अर्थ इधर होता, ओके, अगर अर्थ C पे होता तो वो C to D डिस्टेंस कवर करता इन द सेम टाइम इंटरवल, एंड दिस एरिया इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम. मतलब उतने ही समय में, उतने ही टाइम इंटरवल में द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट, okay, from A to B should be equal as compared to the area swept by the same planet in C to D in same time interval. उतने ही समय में वो ही प्लैनेट जितना एरिया A to B कवर करता है, उतना ही एरिया C to D या E to F कवर करेगा. अंडरस्टैंड, डोंट बाय हार्ट इट.
So I can say in same time interval, yes, in same time interval, area swept, PT, swept by the planet, okay, by the planet from A to B is going to be the same as area swept by the planet from C to D. So the area will be exactly the same in the same time interval. Yes. And the third law, Kepler's third law states, the square of the time taken is directly proportional to the cube of the distance. Matlab, thero, wait. A formula is there. T square is directly proportional to r cube. Now t and r is the symbolic representation. देखते हैं ना इसका मतलब क्या है. The concept is the square. अरे t square है ना, तो the square of the time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube. इसका मतलब directly proportional to the cube of r. R is the mean average distance between the earth and the sun. So it is directly proportional to the cube of the mean distance between the sun and the planet. Are you understanding? So come on, understand. The square of the time period, time taken, square of the time taken, yes, time period or time taken of the revolution of the planet, और तो मैंने example लिया है, revolution of the planet around the sun is directly proportional to the cube of r. r क्या है? r distance है. किसके बीच का distance? प्लैनेट एंड सन के बीच का. एक मिनट. इधर तुम बोलोगे सर जी इधर तो डिस्टेंस छोटा है, और सर इधर डिस्टेंस बड़ा है. बराबर है, यू आर परफेक्ट. बट देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने डिस्टेंस नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? मीन डिस्टेंस. मीन का मतलब एवरेज. एवरेज मतलब इधर छोटा डिस्टेंस, बड़ा डिस्टेंस और बड़ा डिस्टेंस, तो मैं सारे डिस्टेंसेस का एक एवरेज लूंगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी माय आर. सो आर इज नॉट अ डिस्टेंस, इट इज अ एवरेज, इट इज अ मीन डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट from the sun, that is between the sun and the planet. So this was my concept of ellipse. Some start that Newton कैसे चालू हुआ, उसका सोच कैसे स्टार्ट हुआ, and the three laws of Kepler, three laws given by Kepler in study as a contribution to the planetary motions around the sun. So guys, what we are going to study is the Newton's contribution now. हम लोग ने देखा कि केपलर ने प्लैनेटरी मोशंस का कैसे कंट्रीब्यूशन दिया, बट इट वाज जस्ट अ थियोरेटिकल व्यू. मैथमेटिकल प्रूफ हमारे न्यूटन भाई ने दिया था. सो नाउ इन कॉन्ट्रास्ट टू द केपलर्स लॉ, न्यूटन केम अप विथ व्हाट हम लोग पढ़ते हैं, विथ द टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो मेरा नेक्स्ट आंसर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अच्छा, न्यूटन ने क्या बोला कि दो हेवनली बॉडीज है. हेवनली मतलब दे आर प्लैनेट्स, ह्यूज मासेस. ठीक है ना. लेट्स से वन ऑफ द बॉडी ए जिसका मास इज m1 एंड देयर इज अनदर बॉडी बी या जिसका मास इज m2. सो देयर आर टू बॉडीज, हेवनली बॉडीज, अर्थली टाइप्स बॉडीज, masses are m1 and m2. ये दोनों बॉडीज है ना, एक दूसरे पर थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालेंगे. मतलब दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विथ सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या दे विल बी थोड़ा अट्रैक्टेड और डाइवर्टेड टुवर्ड्स ईच अदर.
let's say the force with which A pulls B is F1 and the force with which B is attracting A, let's say that force is F2. Or you can say randomly the force is F. That is the force of attraction between the two heavenly bodies whose masses are M1 and M2. तो ये जो force of attraction है ना F, it is directly proportional to the product of the masses of the two bodies, and this force of attraction is inversely का मतलब 1 upon, inversely proportional to the square of the distance of separation between the two bodies. तो ये जो R है ना R, it is nothing but ये दोनों के जो centers हैं उसके बीच का distance. So R is the distance of separation between the two bodies, and ये जो force of attraction है दोनों के बीच में, it is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. मतलब अगर मास को डबल किया, if the mass is doubled, tell me one thing, force will also be doubled. डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, मतलब फोर्स इंक्रीजेस 2 times. बट अगर मैंने डिस्टेंस को डबल किया, डिस्टेंस को डबल मतलब मैं बॉडीज को दूर लेके गया. अगर बॉडीज को मैं दूर लेके जाता हूं तो मुझे बताओ कि यार दूर चले गए यार दोनों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मजा नहीं आता यार. एक लड़का और लड़की साथ में अगर है, हाँ, तो एक बॉन्ड रहता है, एक ही शहर में है तो. बट जब भी वो लोग के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है तो डेफिनेटली द डिस्टेंस इंक्रीजेस, एंड इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेस कैन आई से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस. एंड हाउ विल इट डिक्रीज? It is inversely proportional to the square of distance of separation. So I will say that if the distance is doubled, students, then can I say force is 1/4? Yeah. Force कितना बन जाता है? 1/4 बन जाता है. Are you understanding? So that is inversely proportional. So now what I'm doing is मैं ये दोनों को क्लब करने वाला हूं. So if I club them, force is proportional to m1 into m2 upon r square. जब भी प्रोपोर्शनलिटी को आप लोग इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो देयर इज गोना बी अ कांस्टेंट. ये कॉन्सेप्ट में कांस्टेंट को मैंने g नाम दिया है, एंड g इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इट शुड बी यूनिवर्सल. पहले ये शब्द का नाम लिखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो वी हैव अ फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर. और ये जो G है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है. इट इज अ कांस्टेंट यार, इसका वैल्यू इज फिक्स्ड. अपने बुक में नहीं दिया है, बट इट जस्ट लाइक अ जनरल नॉलेज. G is 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ये उसका यूनिट है, ये उसका वैल्यू है, फिक्स्ड है. मतलब ये G पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में इज गोना बी लाइक अ फिक्स्ड कांस्टेंट, नो चेंज. तो कैन आई से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैन बी बिटवीन अ मून एंड अ स्टार, two asteroids, between Earth and Sun, any heavenly bodies, you can say that. So this was derived by Newton. So this is called Newton's law of gravitation, right? After this, what we have is talking about circular motion and how did Newton, mathematically derive an expression. सुनो, जब भी बॉडी राउंड एंड राउंड घूमता है इन अ सर्कुलर मोशन, एग्जाम्पल सन है, वो सेम अपना एग्जाम्पल लेते हैं. सन है एंड लेट्स से द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ सर्कुलर मोशन. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सन, एंड दिस force of attraction
is called सेंट्रीपीटल फोर्स. सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो. अगर अर्थ उधर ही रहता ना, अगर अर्थ मूव नहीं होता तो अर्थ गिर जाता. अरे गिर जाता मतलब समा जाता सन में. इट वुड हैव फॉलन डाउन, इट वुड हैव connected with the sun completely, it would have merged in the sun. So motion के बिना प्रॉब्लम हो जाएगा भाई. तो टेल मी, earth is in constant circular motion with a velocity v. So let's consider a body of mass m moving with a velocity v. And the distance of separation, शॉर्ट में लिख रहा हूं, is r. r क्या है भाई? r is the distance between the center of that body and the other body, the other object, जो connected है, जो attracted है, right with this? So that distance of separation is said to be r. Okay, इसका मोशन, इसका वेलोसिटी v है. सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है वो. तो द बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राउंड एंड राउंड, एक ही स्पीड पे, सेम स्पीड, उसका मतलब यूनिफॉर्म, एक ही स्पीड पे चल रहा है अपना बॉडी राउंड द सन. दैट्स माय एग्जांपल. ओके, एंड दिस force of attraction, which is the centripetal force of attraction between this and this body, is given by a formula mv square upon r. तो ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? It is the force of attraction between the two bodies in which one body is in a circular motion. All right, ठीक है. V stands for velocity, m is the mass, v is the velocity, r is the distance of separation, and f is the force of attraction. ठीक है. Velocity is distance upon time. We know this. Velocity is distance upon time. Yeah. मुझे बताओ, अर्थ अगर इधर से जर्नी स्टार्ट करके पूरा मस्त राउंड मारता है, हाँ, अरे पूरा सर्कल कवर किया अर्थ ने, तो टेल मी, isn't earth moving around along the circumference of the circle? And the circumference of the circle distance is 2 pi r. So the velocity is 2 pi r upon t. T for time period taken to complete the entire circular motion. Substitute करता हूं. v का वैल्यू इसमें प्लीज सब्स्टिट्यूट करो. So you will get force is equal to m into 2 pi r upon t the whole square upon r. So force is equals to, check करो, m into 4 pi square r square upon r into t. अच्छा, ओ माय गॉड, सुनो मेरी बात, सुनो. कुछ टाइम पहले केपलर्स लॉ में हम लोग ने देखा था that r cube upon t square is a constant. r cube upon t square is a constant, जिसको हम लोग ने k नाम दिया था. सो मैं क्या सोच रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय t, ये बन जाएगा r cube upon t square. So I get m into 4 pi square into t into r cube upon t square, yes, upon r square. Okay, so now I have इसके बदले में कांस्टेंट डालता हूं k. So I get force is equal to 4 pi square into m into t upon r square into k, where k is a Kepler's law का कांस्टेंट. yes, Kepler's law का कांस्टेंट. ठीक है. अभी मुझे बताओ, k इज अ कांस्टेंट, फिक्स्ड वैल्यू है, वो चेंज नहीं होने वाला. t इज ऑल्सो अ कांस्टेंट. t मतलब क्या?
टी मतलब द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन, वो तो फिक्स्ड ही रहने वाला है। एंड एम इज द मास, मास अरे अर्थ का मास तो सेम ही रहेगा, कोई भी प्लैनेट का मास एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम विल रिमेन द सेम, सो एम इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। चेंज क्या हो सकता है? आर स्क्वायर। कैन आई से द डिस्टेंस कीप्स ऑन चेंजिंग, अगर अर्थ सन से इतनी दूरी पे है तो पॉसिबल कि दूसरा कोई प्लैनेट विल बी मोर फार फ्रॉम सन, सो आर कीप्स ऑन चेंजिंग, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट है, ओके, लेट मी कॉल देम एज सी। सी क्या है? सी इज अ मिक्सचर ऑफ 4 पाई स्क्वायर एम टी एंड के, सब का मिक्सचर को मैंने एक नाम दे दिया है सी अपॉन आर स्क्वायर, वेयर C is equal to 4 pi square mtk, they are all constants. And final verdict, can I say that yes man, force is proportional to 1 upon r square. This is the final verdict, that the force, the centripetal force of attraction is inversely proportional to the square of distance of separation between the two bodies. तो जब दो बॉडीज के बीच में इतना डिस्टेंस है तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, जिससे वो लोग एक दूसरे को जोड़ेंगे, इट्स प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ऑलराइट, सो दिस वाज द थियोरेटिकल प्रूफ। ये प्रूफ है यार, न्यूटन ने सुपर बनाया है। सो दिस वाज द थियोरेटिकल, द मैथमेटिकल प्रूफ which was in connection with Kepler's law given by Newton. Go through it.